हेलो दोस्तों, तो आज हम जैक बोर्ड का झारखंड बोर्ड के क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो 12 फरवरी को होने वाला एग्जाम है बच्चों, जो मंडे को एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। तो आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना और इस वीडियो को देख लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? किसके कल्पना दर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? ठीक है, मैथ्सिनी, नेपोलियन, कार्ल कैस्पर या फिर फ्रेडरिक सरियो। तो किसके कल्पना दर्श में मतलब बच्चों, किसके यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई थी? तो फ्रेडरिक सरियो, है ना, फ्रेडरिक सरियो के ही कल्पना दर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई थी जो संभव नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रेडरिक सरियो। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन था? यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नामक के पुस्तक का लेखक कौन था बच्चों? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो या वाल्टेयर? तो रूसो था बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को जान रहे होंगे और बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन नए होंगे, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से फटाफट रिवीजन कर लेंगे। क्या है? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? खून और खड़ग, अहिंसा, गठबंधन, शांति वार्ता। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क जो नीति अपनाई थी बच्चों, खून और खड़ग। ठीक है, लौह और रक्त की नीति। ठीक है, यही आपका खून और खड़ग है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज पुस्तक का जो रचना किया था ये महात्मा गांधी किए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग फटाफट। क्या दिया हुआ है? असहयोग खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1901 में, 1907 में, 1915 में या 1920-21 में? तो आपका असहयोग खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था ये आपका 1920-21 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आलू अकाल किस देश में हुआ? आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि आलू अकाल किस देश में हुआ था बच्चों सबसे पहले। तो ये आपका हुआ था आपका आयरलैंड में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? ठीक है, कताई, बुनाई, छपाई, रंगाई। तो स्पिनिंग जेनी जो मशीन आया बच्चों, ठीक है, तो वो कताई प्रक्रिया में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है, बढ़ोतरी हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? ठीक है, गुयाना में, मॉरिशस में या त्रिनिदाद में या सूरीनाम में? तो हौसे मेला का जो आयोजन किया जाता था ना, ये त्रिनिदाद में किया जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा आर्थिक विकास क्या कहलाता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो? ठीक है, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। तो ऐसा आर्थिक विकास क्या कहलाता है बच्चों? जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता का अवहेलना ना करे। तो वैसा विकास को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सतत पोषणीय आर्थिक विकास। क्या कहते हैं? सतत पोषणीय आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, भारत के 2 राज्य कौन है जहां 80% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है? ठीक है, तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा में लगभग 80% से ज्यादा, है ना, वो कृषि किया जाता है वहां पे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन लुप्त प्रजातियां हैं? लुप्त प्रजाति मतलब कि जो खत्म हो गया हमारे पृथ्वी से, हमारे दुनिया से, है ना। तो ये आपका एशियाई चीता भी तो खत्म हो चुका है, गुलाबी सिर वाला बतख भी अब नहीं रहा, तो पहाड़ी उल्लू भी नहीं, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, कौन सी परियोजना सतलुज व्यास काम में आती है? बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है। तो ये भाखल नांगल परियोजना जो है ना आपका, यही जो है ना सतलुज व्यास में काम आती है और बेसिन जल विद्युत उत्पादन में भी और सिंचाई में दोनों में काम आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, भारत की 2 प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी है? तो भारत में ज्यादा से ज्यादा कौन चीज हम लोग खाते हैं बच्चों? तो चावल और गेहूं, है ना, चावल और रोटी, बस यही चीज 2 है जो कि मुख्य खाद्य प्रमुख जो है खाद्य फसल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया, भारत सरकार इनमें से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता के लिए करती है? ठीक है, तो न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक है, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य बोलिए, न्यूनतम सहायता मूल्य, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फसलों की
सहायता के लिए ये पैसा दिया जाता है, ठीक है, न्यूनतम सहायता मूल्य। अगला सवाल देखते हैं, क्या भारत के किन राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है, ठीक है। तो इसमें आप देखें बच्चों तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है। अगला सवाल देखिए, क्या है, निम्न में से कौन सा साधन परिवहन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसमें से सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या फिर जल परिवहन। तो सबसे अच्छा साधन, सबसे साधन के परिवहन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है ये सड़क परिवहन को। क्यों? क्योंकि ये हर जगह पे है ना, जो आपके सड़क है, रास्ता है, सब जगह है। और ये क्या है इसमें कि आपका सस्ता में हो जाता है, यहाँ पे आपका सस्ता में माल यहाँ से वहाँ तक चला जाता है, ठीक है, और भारी भारी सामान भी चला जाता है, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखो, क्या दिया हुआ है, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। संसद, जनता, राज्य, न्यायालय। तो जनता को माना जाता है बच्चों, ठीक है। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है ना, ये जनता है। पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो राजनीतिक चलेगा नहीं। अगला सवाल देखो, क्या है, हाँ क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन संघ सूची के विषय है। तो संघ सूची है ना, देखिए आपके 3 सूची होते हैं, एक होता है आपका राज्य सूची, ठीक है, एक होता है राज्य सूची, एक आपका होता है संघ सूची और एक आपका होता है समवर्ती सूची। ये आपको पता है ना, ठीक है। आपके सवाल आएंगे कि सूची कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा 3 प्रकार के, ठीक है, और तीनों के नाम लिख सकते हैं। तो इनमें से संघ सूची में कौन सा आता है बच्चों, तो प्रतिरक्षा विदेशी मामले जो है ना, ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया हुआ है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। अरे भैया, भारत झारखंड में रहते हो और बाबू, और झारखंड का गठन नहीं जानते हो। अरे सर जानते हैं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, यही झारखंड का गठन था। ये बिहार से अलग था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, समरूप समाज किस देश में है। तो जर्मनी में भी है, स्वीडन में भी, यानी कि तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में। समरूप समाज किस देश में है, तो जर्मनी और स्वीडन दोनों में है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या दिया है, निम्न में से कौन सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। तो संविधान जो है ना, ये नागरिकों और समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं या फिर अपने धर्म को प्रचार करने की आज़ादी देता है। तो ये भैया संविधान देता है, ठीक है। ये संविधान जो है ना, गरीब और अमीर को खत्म कर दिया है, भेदभाव को खत्म कर दिया है। संविधान हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से अंग है, ठीक है। और संविधान का कौन बनाया बच्चों, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और कितना दिन लगा संविधान बनने में, ये भी आप लोग कमेंट करेंगे। अगला सवाल देखिए, क्या है, भारत की किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपको बहुदलीय व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है, बहुदलीय। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया, ठीक है। तो सूचना अधिकार जैसे कि आप लोग कोई सामान खरीदते हो, आप लोग को हम पहले भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे कि उपभोक्ता जो है, जो कस्टमर है, उसको 3-4 अधिकार मिलता है। सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, प्रतिस्पर्धा, ये क्या बोलते हैं उसको, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, ठीक है। तो ये सूचना का अधिकार कब संसद में पारित हुआ था बच्चों, ये आपको बताना है। तो ये जो आपका पारित हुआ था तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था 2005 में, तो 12 अक्टूबर 2005 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साक्षरता दर, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं बच्चों, तो केरल में, याद रखिएगा। केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वहां पे साक्षरता दर क्या है, अधिक है, 94% बच्चों, 94% है। क्या है, कृषि, डेयरी, खेती, वनोत्पाद का संग्रह आदि किस क्षेत्र में से संबंधित गतिविधियां हैं, ठीक है। तो कृषि वगैरह हो गया, डेयरी, खेती, ये आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा, ठीक है। जो अर्थव्यवस्था है 3 क्षेत्रक में आपको बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में आपका आ जाएगा कृषि, डेयरी, खेती वगैरह करना, और द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा कि वनोन्मूलन, जैसे कि आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, उद्योग वगैरह, फैक्ट्री वगैरह जो आप निर्माण करते हैं ना, छोटे छोटे उद्योग, वो सब। तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा बैंक, सेवा, टीचर, वकील वगैरह, ये सब आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा तीनों क्षेत्र। अगला सवाल देखिए, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र के गतिविधियों में संलग्न है, प्राथमिक, द्वितीयक या संगठित या असंगठित, ठीक है। तो इसमें आपका संगठित हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि सलमा जो है ना, सरकारी अस्पताल में है, और सरकारी अस्पताल में क्या होता है, एक नियम अनुसार काम करवाया जाता है। मतलब कि अगर आपको 6 घंटा ड्यूटी करना है तो 6 ही घंटा करना है, ठीक है। ये संगठित है बच्चों, ठीक है, ऑर्गेनाइज है, ठीक है। अगर आपको छुट्टी जिस दिन रहेगा, मान लो कि कुछ दिन, तो आपको छुट्टी भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका संगठित होता है। और असंगठित में क्या होता है ना, कि जैसे कि आप प्राइवेट और में जॉब करते हो तो असंगठित होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको 6 घंटा बोल के 8 घंटा काम करा रहा है, कभी कभी 10 घंटा हो गया, कभी कभी 5 घंटा हो गया। मतलब इसका कोई
फिक्स नहीं है, ठीक है, काम करने का, और सैलरी में भी इसमें कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन संगठित क्षेत्र में आपका फिक्स होता है। मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का क्या कार्य है बच्चों, तो ये क्या करता है, आवश्यकताओं को दोहरे संयोग को समाप्त करता है, बिल्कुल, ठीक है। मूल्य के एक सामान्य मापक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल। स्थगित भुगतान के मानक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल है, तो आपके ऋण और औपचारिक स्रोत में क्या शामिल है, अनौपचारिक बोल रहा है बच्चों, मतलब कि इनफॉर्मल कह रहा है, क्या कह रहा है, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऋण के अनौपचारिक, जैसे कि व्यापारी और साहूकार से आप लेंगे, ठीक है, व्यापारी और साहूकार, तो ये भी आपका इनफॉर्मल है, ठीक है, मतलब कि ये आपका क्या है, इनफॉर्मल, अनौपचारिक है। अगर आप सहकारी समितियां से भी ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो भी आपका इनफॉर्मल है। बैंक जो है बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका औपचारिक है, ठीक है, सॉरी, ये भी आपका ये औपचारिक है, ठीक है। सहकारी समितियां और बैंक जो है औपचारिक है, लेकिन व्यापारी और साहूकार से अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपका अनौपचारिक है, वो आपका इनफॉर्मल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, ठीक है। तो वैश्वीकरण जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है बच्चों, ठीक है। तो किस में पहुंचाई है, सभी लोगों के लिए पहुंचाई, विकसित देशों के लिए या फिर विकासशील या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये विकसित देशों के श्रमिकों के लिए पहुंचाया बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि 30वां सवाल आपका रहेगा, क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि कोपरा है, भारत सरकार द्वारा अधिनियम लागू किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण नियम जो है कोपरा, वो कब लागू हुआ था बच्चों, तो ये आपका हुआ था 1986 में। कब हुआ था, 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 30 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके के एसएसटी का आपका बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव अलग बना दिए हैं, सब्जेक्टिव बना दिए हैं, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं बच्चों, वहाँ से आप अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं और अपना एग्जाम में बढ़िया फुल टू फुल मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। और देखिए आप लोग को बता देते हैं एग्जाम लिखने का, ठीक है, टाइम ना मिलेगा, हम कब बता पाए नहीं बता पाए। देखिए एग्जाम जब भी लिखेंगे तो पेपर खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको जो भी लिखना है 2 लाइन 4 लाइन कुछ भी लिखना है, ठीक है, उससे रिलेटेड लिखना है, दूसरा क्वेश्चन लिख देना है, लेकिन खाली मत छोड़ना, ठीक है। अगर आपको 1-2 नंबर भी बढ़ करके आपको नंबर मिल जाता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन हाँ ध्यान रखें कि आपको सही आंसर लिखने का ज़्यादा प्रयास करना है, ठीक है। जब नहीं जानेंगे तब आप दिमाग लगा सकते हैं, कुछ हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन आपको सही का सही आंसर लिखेंगे तो आपको सटीक उत्तर मिलेगा बच्चों, और आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा, 80 में से 80 मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम से और टेलीग्राम से और व्हाट्सएप चैनल से, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।